ये C4 साइकिल का दूसरा लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्रांज एनाटॉमी और उसके एडेप्टेशंस को समझाया था। अब हम लोग C4 साइकिल को पूरी तरीके से इस लेक्चर में देखेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर से आगे बढ़ते हैं। C4 साइकिल का मैकेनिज्म देखते हैं कि मेसोफिल सेल्स और बंडल शीथ सेल में कैसे काम करता है। अब बंडल शीथ सेल में कार्बन डाइऑक्साइड इंटर किया। जब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आया, कुछ एनर्जी का खर्च हुआ और वो कन्वर्ट होता है बाइकार्बोनेट आयन में। मतलब रूबिस्को की तरह यह सीधे कार्बन डाइऑक्साइड को पिकअप नहीं करता है। उसके बाद इस बाइकार्बोनेट आयन को पिकअप करता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट, PEP। अभी शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ताकि जगह में आराम से हट जाए। फॉस्फोइनोल पायरुवेट, ये फॉस्फोइनोल पायरुवेट एक एंजाइम के प्रेजेंस में, जिसे हम लोग बोलते हैं पेप कार्बोक्सिलेज, हम यहाँ E1 लिख दे रहे हैं, आगे इसकी चर्चा करेंगे। ये बन जाता है। अब जैसे बाइकार्बोनेट में एक कार्बन है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट में तीन कार्बन है, तो तीन और एक मिलाकर चार कार्बन का एक प्रोडक्ट बनेगा जिसका नाम होता है ऑक्सैलो एसेटिक एसिड। क्योंकि ये एक C4 कंपाउंड है, जो पहला प्रोडक्ट है वो एक C4 कंपाउंड है, इसलिए इसको C4 साइकिल कहा जाता है। ठीक है, तो तीन कार्बन का कंपाउंड फॉस्फोइनोल पायरुवेट, एक कार्बन इस बाइकार्बोनेट में है, दोनों मिलकर चार कार्बन का कंपाउंड ऑक्सैलो एस्टेट बनाता है, इसलिए इसे C4 साइकिल कहा जाता है। फिर ऑक्सैलो एस्टेट से ये कन्वर्ट होता है मैलेट में। अगर एसिडिक पीएच होता तो सब हम ऐसे ही मैलिक एसिड, ऑक्सैलोस्टिक एसिड ऐसे करके बोलते हैं। मैलेट में, मैलेट में भी चार कार्बन होता है। यहाँ पर भी एक एंजाइम चाहिए। उस एंजाइम का नाम चर्चा करेंगे अभी, E2 रखते हैं। ये मैलेट जो है वो शटल के रूप में ट्रांसपोर्ट होता है कहाँ पर, अब बंडल शीथ सेल। बंडल शीथ सेल में मैलेट आ गया, जो कि चार कार्बन का कंपाउंड है। अब ये कन्वर्ट होता है पायरुवेट में। ठीक है, पायरुवेट में जब ये कन्वर्ट होता है तो पायरुवेट तीन कार्बन का कंपाउंड है। तो अंडरस्टूड हो गया कि मैलेट में चार कार्बन और पायरुवेट में तीन कार्बन, इसका मतलब एक कार्बन जो है यहाँ पर रिलीज हुआ है। जी हाँ, एक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में रिलीज होता है। और इस कार्बन डाइऑक्साइड को कौन पकड़ता है? रूबिस्को। रूबिस्को वही एंजाइम है जो C3 साइकिल को कंडक्ट करता है। अब रिजल्ट क्या हुआ, यहाँ पर C3 साइकिल रन करेगा और उसके कारण अब तो हमको रिंग से बाहर आना पड़ रहा है, लेकिन हम बाहर आ जाते हैं। ये सब अंदर ही होता है। उसके कारण क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर है वो किस में कन्वर्ट हुआ? ग्लूकोज। और यहाँ पर पूरा C3 साइकिल जैसे हुआ है, पूरी प्रक्रिया, कार्बोक्सिलेशन, रिवर्सल ऑफ ग्लाइकोलिसिस एंड रीजनरेशन ऑफ RUBP, वो पूरी प्रक्रिया यहाँ पर रन करती है। प्रॉपर C3 साइकिल यहाँ पर रन करता है। ठीक है, तो ये C3 साइकिल यहाँ पर पूरी तरीके से रन करके इस काम को किया जाता है। अब जब पायरुवेट बन गया तो इस पायरुवेट से क्या बनाना है? फॉस्फोइनोल पायरुवेट। तो ये वापस फॉस्फोइनोल पायरुवेट बनता है। मतलब पायरुवेट ऊपर चला जाता है। पायरुवेट शटल के माध्यम से कहाँ पहुंच गया? वापस मेसोफिल सेल में पायरुवेट, और यहां से वो बन जाता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट। ये तमाम जो प्रक्रियाएं हैं वो एंजाइम डिपेंडेंट है। ठीक है, E2, E3, E4 सब एंजाइम डिपेंडेंट है। एक्चुअली बीच में काफी सारे इंटरमीडिएट रिएक्शंस भी होते हैं, बट मुद्दा यही है। ये जो प्रक्रिया है मैलेट से पायरुवेट के का जो काम हो रहा है, इसमें हाइड्रोजन भी निकलता है। उस हाइड्रोजन को कौन पकड़ता है? NADP। और क्या बना देता है? NADPH। ठीक है, पायरुवेट में कोई फॉस्फेट नहीं है, लेकिन PEP में फॉस्फो इनोल पायरुवेट। यहाँ पर कौन खर्च होता है? ATP। ATP अपना एक फॉस्फेट दे दिया इस प्रकार से। तो इस प्रकार से
ये जो खर्चे हैं ये यहाँ पर होते हैं। अब ये खर्चे जो हो रहे हैं वो टोटल कितने होते हैं इसका हिसाब किताब आगे लगाएंगे। लेकिन एक साइकिल का मुद्दा समझ में आया, और वो ये समझ में आया कि इस साइकिल में जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ है? एयर में है। ये कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आता है स्टोमेटा के माध्यम से, कन्वर्ट होता है बाइकार्बोनेट आयन। उसको फॉस्फोइनोल पायरुवेट पिकअप करता है एंजाइम की प्रेजेंस में। C3 C1 से मिलकर C4 कंपाउंड बनाता है ऑक्सैलो एस्टेट, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है। वो फिर कन्वर्ट होता है मैलेट में। मैलेट पहुंचता है बंडरशिप सेल में, और वहां पर वो अपना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है और C3 कंपाउंड पायरुवेट में बनता है। पायरुवेट वापस पहुंचता है मेसोफिल सेल में, और मेसोफिल सेल में ये पायरुवेट से फॉस्फोइनोल पायरुवेट मतलब रिजनरेट हो जाता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड को रूबिस्को पकड़ता है जो कि C3 साइकिल कंडक्ट करता है, और यहाँ पर पूरी तरीके से C3 साइकिल होता है, जिसका एक प्रोडक्ट जो है ग्लूकोज यहाँ पर बनता है। तो अल्टीमेट गोल क्या था प्लांट का? कि हमको ग्लूकोज बनाना है, हमको स्टार्च बनाना है। ऊपर मेसोफिल सेल में क्या खतरा था? यहाँ पर काफी हाई टेम्परेचर है। हाई टेम्परेचर, इस हाई टेम्परेचर से क्या इशू था कि रूबिस को खराब खत्म हो सकता है, डिजनरेट हो सकता है। दूसरा, इस तरह के कंडीशन में ऑक्सीजन जो है वो रूबिस्को से जाके जुड़ सकते हैं, तो का मतलब फोटो रिस्पिरेशन की घटना भी हो सकती है। इन सभी से अपने आप को बचा लिया सिर्फ इस एडेप्टिव चेंज के कारण। अब डिटेल रिएक्शन की बारी आ रही है। तो हम लोग देखते हैं कि बाहर से एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड आया, अंदर आया। अंदर आके वो कन्वर्ट होता है बाइकार्बोनेट आयन में, CO3 बाइकार्बोनेट आयन, क्योंकि यही एंजाइम द्वारा पकड़ा जाएगा। अब जब बाइकार्बोनेट आयन की बात हो गई, तो अब हमें देखना पड़ेगा कि इसको कौन पकड़ता है। इसको पकड़ता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट। देखिए फॉस्फोइनोल पायरुवेट का जब स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं, वो किस कुछ इस प्रकार से दिखता है। CO-, देखिए यहाँ पर फॉस्फेट जुड़ गया, PO3 2-, यहाँ डबल बॉन्ड CH2। दिस इज कॉल्ड फॉस्फोइनोल पायरुवेट, PEP। अब ये क्या कर रहा है भाई? ये जो है इस बाइकार्बोनेट आयन को पिकअप कर रहा है। एंजाइम का नाम हो गया PEP, कार्बोक्साइलेज, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो रहा है। कार्बोक्साइलेज। अब जब यह बाइकार्बोनेट आयन यहाँ फिक्स हुआ, इसमें से ये फॉस्फेट निकल जाता है। मतलब हम यहाँ तीर से निकाल दें इसको, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को ऐसे घेर देते हैं कि फॉस्फेट निकल गया। फॉस्फेट निकलने के कारण जो अब प्रोडक्ट बन रहा है उसमें एक कार्बन ये और 3 कार्बन इसका, कुल मिला के 4 कार्बन। देखिए ये 4 कार्बन मिलकर कैसे बनते हैं? COO-, इसमें से फॉस्फेट निकल जाती है, डबल बॉन्ड O हो जाएगा। करेक्ट। ये CS3 तो नहीं लिखते यहाँ पर जी, वैलेंसी गड़बड़ होता है, CH2 लिखते हैं। अब यहाँ पर क्या हो जा रहा है? ये CH2 ही है, लेकिन ये डबल बॉन्ड खुलने के कारण अब इसमें एक बॉन्ड खुल गया, और वहां पर कौन जुड़ गया? बाइकार्बोनेट का ये कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये यही बाइकार्बोनेट है जो जुड़ रहा है। इस कंपाउंड को कहते हैं हम लोग ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ये एक ऑक्सो मतलब कि सेकेंड कार्बन पर ऑक्सो ग्रुप है, कीटो जिसको कहते हैं वो ग्रुप है। बन गया, अपने पास लोड कर लिया कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगले स्टेज में इसको कन्वर्ट होना है किसमें? मैलेट, मतलब ये मैलिक एसिड में कन्वर्ट होना है। तो जब मैलिक एसिड में कन्वर्ट होना है तो इसको चाहिए हाइड्रोजन, तभी ये काम कर पाएगा। तो हाइड्रोजन चाहिए, तो हाइड्रोजन का सोर्स चाहिए। हाइड्रोजन डोनर कौन होता है? NADPH+ प्रोटॉन। इसने अपना 2 हाइड्रोजन इसको दे दिया, तो क्या बचा? NADP। ओके। अब ये जो 2 हाइड्रोजन है वह इस कार्बन को मिल रहा है, इसको हम गोल घेर दे रहे हैं।
सेकेंड वाले कार्बन को मिल जा रहा है। जो सेकेंड वाले कार्बन को ये मिल जा रहा है, ये स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा? COO-, COH, एक हाइड्रोजन, और इधर H, CH2, COO-। देखे, यही जगह है जहां पर रिएक्शन हुआ, और इसे हम लोग बोलते हैं मैलेट। मैलेट, अगर ये एसिडिक पीएच रहता तो मैलिक एसिड कहलाता। अब ये जो मैलेट है, ये मैलेट अब शटल के द्वारा इस सेल से बाहर निकला और किसके पास पहुंच गया? बंडल शिथ सेल के पास। तो चलते हैं बंडल शिथ सेल के पास। इस प्रक्रिया में यहां पर जो एंजाइम है वो डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है, और इस एंजाइम का नाम है मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। वैसे भी जहां हाइड्रोजन का लेन देन हो वहां डिहाइड्रोजनेज ही काम करता है। अब हम लोग बढ़ते हैं बंडल शिथ सेल की ओर। अब जब बंडल शिथ सेल में हम लोग आ गए तो मेजोफिल सेल से इसमें क्या आया? मैलेट, 4 कार्बन का कंपाउंड। अब देखिए, अब मैलेट के साथ क्या स्थिति होने जा रही है। मैलेट से कार्बन डाइऑक्साइड निकला। जब कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा तो साथ ही साथ जो इसके बाय प्रोडक्ट्स हैं, 2 हाइड्रोजन, वो भी निकलेगा। अब कौन सा कार्बन डाइऑक्साइड निकला? ये वाला कार्बन डाइऑक्साइड निकला। साथ ही साथ क्या निकला? हाइड्रोजन। अब उस हाइड्रोजन को कौन पिकअप करेगा? विल पिकअप हाइड्रोजन। जिसने दिया वही पिकअप करेगा, NADP। यहां बन गया NADP H+ प्रोटॉन। करेक्ट। और इसके कारण जो प्रोडक्ट बना वो बना पायरुवेट। अब ये पायरुवेट कैसे दिखने में लगता है? आसान तो हो गया, SCO को निकाल दें तो एक हाइड्रोजन यहां जुड़ जाएगा। ये दोनों हाइड्रोजन भी यहां निकल चुका है तो वहां C डबल बॉन्ड O हो जाएगा। देखिए, दोनों हाइड्रोजन निकलने के कारण सेकेंड कार्बन पर C डबल बॉन्ड O हो गया, और यहाँ CH3 आ गया, एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड पायरुवेट, जो ग्लाइकोलिसिस में एंड प्रोडक्ट होता है। अब ये जो CO2 है, ये CO2 अब इंटर कर गया किस किस साइकिल में? यहाँ एक गोल कर देते हैं हम लोग, लिख देते हैं भाई ये C3 साइकिल है। C3 साइकिल में इंटर किया। अब ऐसा नहीं कि उसके लिए कोई अलग सेल ऑर्गेनेल यही हो रहा है, लेकिन उन्होंने इसको पार्ट बांट दिया। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को कौन पिकअप कर रहा है? तो पिकअप कर रहा है RUBP, और क्या बना रहा है? 2 मॉलिक्यूल 3PGA। जो एंजाइम उसका नाम क्या है? कौन एंजाइम इसको पिकअप कर रहा है? रूबिस्को। और अब क्या शुरू हो गया? C3 साइकिल। तो जो C3 साइकिल काम किया वो काम हो गया, और इसका एंड प्रोडक्ट एक ग्लूकोज बन गया। लेकिन अब जो ये पायरुवेट बचा रहा, इस पायरुवेट को वापस जाना पड़ेगा कहां पर? मिजोफिल सेल में। अब ये बंदा चला मिजोफिल सेल में, लेकर चलते हैं हम इसको मिजोफिल सेल में। अब मिजोफिल सेल में कौन आ गया? पायरुवेट। तो पायरुवेट का खैर मकदम कर लेते हैं। आ जाओ भाई, मोस्ट वेलकम है पायरुवेट, आ जाओ। अब ये जो पायरुवेट है वो इंटर कर गया यहाँ पर, मतलब मेजोफिल सेल में इंटर वापस किया। अब ये पायरुवेट ले लेते हैं, यहीं पर लिख ही देते हैं। अब ये पायरुवेट, ये पायरुवेट कन्वर्ट हुआ किसमें? फॉस्फोइनोल पायरुवेट में। तो पायरुवेट में कोई फॉस्फेट नहीं है तो यहाँ फॉस्फेट है। इसका मतलब है इस प्रोसेस में इसको हमें पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो पैसे खर्च करते हैं भाई, क्या दिक्कत है? देखिए, ये पैसे खर्च हो रहे हैं। ATP, 3 फॉस्फेट प्लस एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है ना, प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। कहाँ से हिसाब किताब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हमें दिखा था? यहाँ दिखा था, खर्च हो रहा है। तो ये 3 फॉस्फेट इसमें, अल्फा बीटा गामा और एक फॉस्फेट, ये मैंने बोला टोटल मिला के 4 फॉस्फेट। इसमें से जो फॉस्फेट यहाँ निकला था PI,
वो मिल गया इस भाई साहब को, और क्या बन गया ये? पायरुवेट। ये पी आई यहां पर जुड़ गया। अब एटीपी जो है, उस एटीपी का देखिए क्या हाल समाचार होता है। ये एटीपी भी दो हिस्से में टूट गया। करेक्ट। एक एएमपी, एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट, इसमें सिर्फ अल्फा फॉस्फेट है, और एक पायरोफॉस्फेट पीपीआई, जिसमें बीटा गामा है। एटीपी टूटा। तो अगर हिसाब किताब को, अकाउंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। ये जो फॉस्फेट है, ये फॉस्फेट पायरुवेट के साथ जुड़ गया, फॉस्फोनोल पायरुवेट बन गया। एटीपी जग का जो फॉस्फेट है उसमें दो टुकड़े हुए, एक दो बीटा गामा निकल गया तो पायरोफॉस्फेट, और एक एएमपी के फॉर्म में बचा रहा। अब देखिए हालात कैसे चीजें बदल रही हैं लगातार। ये जो पायरोफॉस्फेट है, यह टूट गया दो मॉलिक्यूल इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। हम सब लोग जानते हैं इस प्रक्रिया को। और इस प्रक्रिया में क्या होता है, इसको वाटर मॉलिक्यूल मिलता है। ठीक है। और एंजाइम का नाम जो होता है वो पायरोफॉस्फेटेज है। एंजाइम जो यहाँ पर वो है पायरोफॉस्फेटेज। ठीक है। यहाँ चूंकि एटीपी खर्चा हो रहा है, इसमें फॉस्फेट का काम हो रहा है। इस एंजाइम का नाम हो गया पायरुवेट काइनेज। पायरुवेट काइनेज। करेक्ट। अब ये जो एएमपी बना और ये जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बना, अब इन लोगों का फेट क्या है, ये लोग क्या करते हैं, है ना, क्यों बन गए ये? अब देखिए, ये एएमपी प्लस एक और एटीपी। इस एटीपी में कितने फॉस्फेट हैं? तीन फॉस्फेट। एएमपी में कितने हैं टोटल? चार फॉस्फेट है। ये चारों फॉस्फेट जो है इस प्रक्रिया में खर्च होता है और दो एडीपी बनाता है। एडीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। डाइफॉस्फेट में कितने फॉस्फेट? दो। तो दो दूनी चार फॉस्फेट, तीन एटीपी से और एक एएमपी से। और ये जो बाइकार्बोनेट की प्रक्रिया है वो रन करती है। ये जो एंजाइम यहां पर है, क्योंकि सभी एडेनोसिन 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 ही यूज हो रहा है, इसका नाम होता है एडिनाइलेट काइनेज। अब आपका पूरी तरीके से ये जो C4 साइकिल है वो कंप्लीट हुआ। अब इस प्रक्रिया में अगर हम एटीपी के खर्चे को कैलकुलेट करें, तो एक एटीपी हमें यहां खर्च होता हुआ मिलता है, और एक एटीपी ऊपर हमें जो रेड हमने यहां पर किया वो खर्च होते मिलता है। दो एटीपी तो यहां हमें दिख रहा है। क्या इसके अलावा भी कहीं एटीपी खर्च हो रहा है? अब इसके अलावा जो एटीपी खर्च की बात आती है, वी ऑल नो कि एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनाने के लिए, ग्लूकोज में 6 कार्बन, टोटल 6 बार C3 साइकिल को रन करना पड़ता है। तो C4 साइकिल को भी 6 बार रन करना पड़ेगा। तो हम लोग जब जानते हैं कि C3 साइकिल में हमें टोटल 18 एटीपी खर्च करना पड़ता है। तो 18 एटीपी हम यहां खर्च कर लिए C3 साइकिल में, और C4 साइकिल जो ऊपर रन कर रहा है उसमें दो एटीपी, और अगर 6 बार होगा तो 6 दूनी 12 एटीपी। अब जब एटीपी खर्च की बात होती है तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तभी एक मॉलिक्यूल अंत में क्या बनेगा? ग्लूकोज। ग्लूकोज में 6 कार्बन होता है, C6H12O6। इसके लिए जो C3 साइकिल रन करता है उस C3 साइकिल में यहाँ पर 18 एटीपी खर्च होता है। और यहाँ जो C4 साइकिल है इसमें 2 गुने 6, टोटल 12 एटीपी खर्च होता है। इसका मतलब होता है कि एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनाने के लिए C4 साइकिल में कुल मिलाकर कितना खर्च हो गया? बहुत खर्च हो गया। अगर इसको हम लोग देखें तो कुल मिलाकर इसमें 18 और 12, 30 एटीपी खर्च हो गया। तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो C4 साइकिल इज मोर एक्सपेंसिव दैन C3 साइकिल, क्योंकि C3 साइकिल में एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनाने के लिए बहुत कम ही खर्च करना पड़ा है, लेकिन मतलब 18 एटीपी। लेकिन यहाँ पर एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनाने के लिए 30 एटीपी करना पड़ा। तो हम कहते भी हैं कि ये बुरे वक्त का मैकेनिज्म है, जैसे ये स्ट्रेस कंडीशन का मैकेनिज्म है।
जब बुरा वक्त आता है तो ज्यादा पैसे खर्च होंगे ही। तो इस C4 साइकिल का रेगुलेशन बचा हुआ है, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं।